हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ जेआईबी के एएफएम के फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमारा काम क्या रहने वाला है। मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि आपको बचे हुए दिनों में कैसे एएफएम को कंप्लीट करना है, क्योंकि एएफएम एक दुखती नस होती है, सबकी होती है। ठीक है, अकाउंटिंग सबको ऐसा अजीब सा लगता है कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या ही चीज़ें होंगी। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं आपके लिए इजी बनाने वाली हूँ। इतना इजी बना दूंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक डिफरेंट या बहुत अजीब या बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैंने देखा है बहुत सारे बैंकर्स को कि भाई अकाउंटिंग उनके पल्ले नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि लगता है कि भाई ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है, क्या है डेबिट, क्या है क्रेडिट, क्या है आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, क्या है आपके BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फिर आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो ये जो चिड़िया का नाम है उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगी, कंसेप्ट भी ऐसा क्लियर करूंगी कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसी फिक्स हो जाएंगी कि कभी भी आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के सब्जेक्ट से ना डर लगेगा ना घिन आएगी। आपको लगेगा कि अकाउंटिंग से अच्छा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। मैं इतना दावे के साथ क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है और कॉमर्स लगभग मैंने 5 साल तक पढ़ा है, 5 लॉन्ग ईयर्स। 11th 12th में तो पढ़ा ही पढ़ा है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन में भी मैंने पढ़ा है। और इसको मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि जब मेरे बोर्ड्स थे तो 12th के बोर्ड्स में मेरे 95 आउट ऑफ 100 आए थे। तो अकाउंटिंग इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट और ये आपका भी फेवरेट हो जाए, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपके लिए अकाउंटिंग के सारे कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इजी फॉर्मेट में मैं आपको इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं जिससे कि हमें ये पता हो कि भाई किस टॉपिक का कितना वेटेज है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सब कुछ पढ़ लेते हैं फिर भी नंबर नहीं आते। हमें नंबर कितने चाहिए, 50 नंबर चाहिए, कभी कभी 45 भी चाहिए होते हैं। क्या होता है ये सब, ये भी मैं बताऊंगी, मार्किंग स्कीम वगैरह सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसा कवर करें कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, कि हमें सिर्फ इतना हो कि हमें सिर्फ इतना नंबर लेके आना है किसी भी तरीके से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगाने भाई, ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं लगाने। जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसका जो डर लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, कैसा कैसा क्या क्या होगा, सब कुछ ईजी लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। ये जो रेशियो एनालिसिस से अपन डरते रहते हैं ना कि रेशियो एनालिसिस में इतने सारे कंसेप्ट होते, इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, याद ही नहीं होते, मैम कहाँ से कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इतना अच्छे से करेंगे कि न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने इसको 5 साल तक पढ़ा है, जब इस कॉमर्स को मैंने 5 साल तक पढ़ा है। आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि आपको एमसीक्यूज बन जाएं, आपको थोड़ा ना डिस्क्रिप्टिव हैंड राइटिंग करनी है, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना ना आपको। जब डिस्क्रिप्टिव लिखना ही नहीं है तो उस पर्सपेक्टिव से रेडी भी नहीं करना है। जिस पर्सपेक्टिव से रेडी करना है उसमें आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, दिस इज़ माई गारंटी। तो मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराने वाली हूँ और पूरा हम रिवाइज भी बहुत अच्छे से करेंगे। क्विक रिवीजन फ्रेंडली बिल्कुल रहेगा हमारा पूरा का पूरा, जिससे कि आपको कभी ये ना लगे कि भाई मैंने जो जो पढ़ा है मेरे दिमाग में तो कुछ है ही नहीं। तो पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा एकदम लेटेस्ट रीसेंट एग्जाम ट्रेंड्स के साथ। आपके जो जो PYQs हैं उसको दिमाग में रख के। मेरा नाम है शिवानी केसवानी, मैं बैंक PO हूँ और बैंक एग्जाम्स की मेंटोर भी हूँ। बहुत सारे बैंक एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं और साथ ही साथ JIB CIB को भी क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने जैसे क्लियर किया है वैसा ही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें हम एग्ज़ाम डेट्स पे बात करने वाले हैं, कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितने कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स के। ठीक है, फिर हम मार्किंग स्कीम पे बात करेंगे कि क्या होता है ये 45 और 50। कई बार जो नए बैंकर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता भाई, शुरू में मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता था, पल्ले नहीं पड़ता था कि ये 50 नंबर चाहिए, फिर किसी किसी में 45 क्यों चाहिए और उसका क्या रिक्वायरमेंट है, किसी में 55 क्यों चाहिए, सब क्लियर कर दूंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, JIB के AFM के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है,
क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करेंगे तो आपके नंबर कैसे आएंगे, लास्ट में आपको कैसे लिखा आएगा कि यू हैव पास दिस एग्ज़ाम, 50 नंबर या उससे ऊपर आ गए हैं आपके। तो वो लिखा आना चाहिए ना, वो लिखा तभी आएगा जब हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। और वो डायरेक्शन मैं आपको इस वाले जो सेशन में पूरा बताने वाली हूँ। साथ ही साथ जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस रहेंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसमें भी मैं आपको हर एक टॉपिक का पर्सपेक्टिव देती जाऊंगी, किस पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि अगर हमें पर्सपेक्टिव पता होगा, हमें पता होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जो काफ़ी सारे एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं AFM बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम टॉपिक वाइज का वेटेज भी देखेंगे इसका, कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जिनको हमें पहली फुर्सत में कंप्लीट करना है, और जो लो वेटेज वाले हैं उनको हम थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं। तो एग्जाम डेट्स में हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। जो आपका सबसे ज़्यादा टफ पेपर पड़ता है कहीं ना कहीं, वो आपका सबसे फर्स्ट पेपर है 3 मई को 2026 को। तो अभी आपके पास जितने दिन हैं उसमें आपको IENFS तनु मैम कवर कराएंगी। तो अभी जितने भी आपके पास दिन बचे हुए हैं उसमें आपको IENFS तनु मैम कवर कराने वाली हैं, और उसमें आपके इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स एकदम डिटेल से, एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो जाएंगे आपके। और 3 मई को जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जहाँ बहुत सारे बैंकर्स फेल होके आ जाते हैं, थोड़ा सा मूड ऑफ हो ही जाता है कि भाई ये वाला पेपर वापस देना पड़ेगा, वो वाला दिन आपको नहीं देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम PPB देखेंगे, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो आपका एग्जाम है 9 मई 2026 को। इस साइकिल का नेक्स्ट साइकिल के एग्जाम्स नवंबर को हैं, उनकी डेट्स भी आप देख सकते हैं साथ साथ में। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं या आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए भी उतना ही रेलेवेंट है जितना इस साइकिल के लिए रेलेवेंट है। ओके, तो PPB आपको अपूर्वा मैम पढ़ाएंगी, जिसमें आपको पूरे कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर कराए जाएंगे। एकदम जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि ये वाली चीज़ ना नहीं समझ में आती है, वो भी समझा दी जाएगी इसमें, और आपका एग्ज़ाम इसमें भी बहुत बढ़िया जाएगा। 50+ आप आराम से ले आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स, AFM पढ़ेंगे हम, जो आपका एग्ज़ाम 10 मई को है। जो आपका कहीं ना कहीं लगता है कि ये थोड़ा सा टफ साइड पे है, अकाउंटिंग थोड़ी सी टफ साइड पे लगती है बैंकर्स को, तो ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कहीं ना कहीं जो हमारा डेली रूटीन में हम बैंक वर्क करते हैं उसमें भी हमें ये कंसेप्ट्स क्लियर रहें, हमेशा दिमाग में रहें। क्योंकि बैलेंस शीट एनालिसिस हम करेंगे जब हम क्रेडिट में काम करेंगे, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपको JIB का एक एक कंसेप्ट आपकी रियल लाइफ में भी काम आए। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। 10 मई को इसका एग्जाम है। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आपके टीचर्स मिक्स टीचर्स रहेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक के लिए आपको बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ाएंगे। और ये 17 मई को एग्ज़ाम है। ये रिलेटिवली सबसे इजी एग्ज़ाम पड़ता है, तो इसकी ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेनी है। हमें सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेट करनी है और कोशिश करनी है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को टाइमली कवर करें और इतना अच्छे से कवर करके जाएं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इन सारे एग्जाम्स को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, क्लियर है। हमने यहाँ पे एजेंडा का फर्स्ट लेग कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने एग्जाम डेट्स की बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम आपकी कैसी होती है, सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम पैटर्न है आपका। एग्जाम पैटर्न में आपके 100 MCQs आने वाले हैं, 100 नंबर के आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे 2 घंटे आपको मिलेंगे, 120 मिनट। मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने 60 मिनट के अंदर अंदर सारे JIB के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मैं उससे ज़्यादा नहीं बैठती थी, उतने में ही मेरा क्लियर हो जाता था। तो मेरा जैसे क्लियर होता था वैसे ही आपका क्लियर कराऊंगी। आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगी, आपको ये 120 मिनट बैठना ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना 60 मिनट के बाद हमें उठने दे दिया जाता है, उसके पहले उठने भी नहीं देते। उसके पहले बोलते हैं बैठो भाई बैठो, उसके पहले नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें पूरा पूरा यूटिलाइज लेना है कि हम कुछ क्वेश्चंस में अगर गेस वर्क कर भी रहे हैं तो इंटेलिजेंट गेस करेंगे हम
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अनश्योर हैं तो किस तरीके से गेस वर्क करना है वो भी मैं आपको कोर्स के दौरान बताती जाऊंगी। इसके बाद आप पासिंग क्राइटेरिया देखेंगे तो दो इसमें ऑप्शंस रहते हैं अवेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए रहते हैं, 50% वाला रूल रहता है। और जो आपका एग्रीगेट रूल रहता है उसमें ये रहता है कि आप 45 मार्क्स इस पेपर में लेके आइए और ओवरऑल आपका जो एग्रीगेट बनना चाहिए वो 50% बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एएफएम में आपके 46 आते हैं तो बाकी किसी एग्जाम में आपको ये 4 नंबर का जो गैप है वो कवर कर लेना है। किसी भी और एग्जाम में IENFS में कर सकते हैं आप, अगर आप कर सकें तो। इसके अलावा आप PPB में कर सकते हैं या फिर रिटेल में कर सकते हैं। 4 नंबर का इन्हांस ले सकते हैं, मतलब उसमें 54 आपको चाहिए पड़ेंगे तो आपका एग्रीगेट जो होगा ओवरऑल 50% हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आप पास कर लेते हैं। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी। सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप चले जाते हैं तो आपको सब में 50-50 चाहिए रहते हैं। इसीलिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है विदाउट एनी एक्सक्यूज़। ठीक है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं आपकी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपके कंसेप्ट से कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए आपके, उसमें से आ जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए आपके। ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि ये सो एंड सो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, गोइंग कंसर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, तो उसके कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्स आप दे के आ चुके हैं। अगर आपने IBPS PO क्लियर किया है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, अगर आपने SBI PO क्लियर किया है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। JIB इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, तो आपको उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये आपका फिर भी बहुत बहुत ईजी है बाकी सारे जो हमने एग्ज़ाम्स निकाल के बैंक तक पहुँचे हैं उससे। फिर बैंकिंग थ्योरी से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, CBS टैक्स से आ सकते हैं। क्या क्या होते हैं सब अपन बात करेंगे इस पे, पहले मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। फिर ये सारे अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो आपको बहुत ईजी रहेगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आए भाई साहब ये क्या देख लिया, बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें। फिर न्यूमेरिकल MCQs में जब आप जाते हैं तो न्यूमेरिकल में देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा, NPV नेट आपका प्रेजेंट वैल्यू, IRR, रेशियो एनालिसिस, डेप्रिसिएशन। ठीक है। इसके अलावा आपका बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो 15, 20, 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी देखने मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के। और इन्हीं न्यूमेरिकल से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि भाई हम कैसे निकालेंगे। बहुत इजी होता है रेशियो, बहुत ईजी होता है आपका डेप्रिसिएशन, सारी चीज़ें बहुत डुएबल हैं। एक बार मैं आपको सिखा दूंगी तब आपके भी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आप देखिएगा। इसके अलावा आपके जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपके प्रैक्टिकल MCQs आते हैं। ठीक है। आपको केसेस दे दिए जाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें इतना डेप्रिसिएशन लगा है तो आपका रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पे कितना आएगा। वो सारी चीज़ें हम करेंगे, आपको सिर्फ मैं मोटा मोटा बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। कि भाई आपके बैंक में ऐसी सो एंड सो बैलेंस शीट आई है तो इसमें बैलेंस शीट में ये है, रेशियो निकालिए, आप इसको लोन देंगे कि नहीं देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आपका क्या है इस एग्ज़ाम का, तो इजी क्वेश्चंस आपको 40 से 50 मिलते हैं। वही 40 से 50 क्वेश्चंस हमें सबसे पहले उठा लेने हैं जिससे कि हम इतने नंबर तो अपने पक्के कर ही लें। मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको 30 से 40 मिलेंगे, तो यहाँ पे भी हम 20 क्वेश्चंस आराम से उठा सकते हैं। टफ क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है। ये टफ क्वेश्चंस छोड़ने का क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये वाला टफ क्वेश्चन है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और टफ क्वेश्चंस भी आप बना पाएंगे अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया मन लगा के देखेंगे, तो टफ क्वेश्चंस भी आप पे बनने लगेंगे, देखिएगा आप। इसके अलावा स्मार्ट मार्किंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती है, किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, उस पर बात करते हैं। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहेगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कोशिश करनी है कि मैं पूरा अटेम्प्ट करूं, है ना। आपका सेफ स्कोर माना जाएगा कि आप 60+ लेके आएँ। इसके अलावा अगर आप पहले राउंड में क्वेश्चंस कौन कौन से करेंगे, तो इजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आप फर्स्ट राउंड में निकाल लेंगे। तो जो मैंने बोला ना आपको, डिफिकल्टी लेवल में जो इजी वाले क्वेश्चंस थे वो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो हम जो मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हैं या जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें नहीं रुकेंगे, उनको हम डायरेक्टली स्किप करते जाएंगे, जैसे हम बैंक एग्जाम्स में करते थे ना। तो टफ वाले क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे पहले राउंड में। पहले राउंड में हम इजी वाले क्वेश्चंस बना लेंगे और नेक्स्ट राउंड में हम फिर मॉडरेट और हाई क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि पहले के 40-50 मिनट में हम 50-60 क्वेश्चंस कर लें जो
इजी साइड पे आए हैं। सेकेंड राउंड में हम थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 25 से 30 क्वेश्चंस हम यहाँ कर लें। फाइनल राउंड में हम कोशिश करेंगे कि कुछ गेस वर्क्स करके जो रिमेनिंग के हमारे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे करके गेस वर्क हम करेंगे, इंटेलिजेंट गेस करेंगे, एकदम अंधाधुन वाला गेस नहीं करना है, इंटेलिजेंट गेस करके हम अपना पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे और हमारा यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ना की टेक अवेज क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको पूरा अटेम्प्ट कंपलसरी आपको करना ही है। मतलब मुझे जब बोला गया कि मुझे 60 मिनट वहाँ पे बैठना ही है, 120 मिनट का पेपर है, 60 मिनट मुझे मिनिमम बैठना है, तो मैं 60 मिनट बैठ के आई थी और पूरे 100 क्वेश्चंस करके आई थी, ठीक है। मैं अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगी, मेरा एएफएम में क्या स्कोर रहा था। आपने यूट्यूब का शॉर्ट्स अगर देखा होगा तो उसमें मैंने सारे शेयर किए थे, तो मेरा अच्छा खासा स्कोर रहा था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके स्कोर बूस्टर्स होते हैं, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो न्यूमेरिकल्स के बिना पेपर बना के और 50 नंबर ले आऊँगा, नहीं। आपको इतना ज़्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हमें क्लियर करना होता है तो हम रिस्क नहीं लेते हैं बेवजह की। हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतनी तो हमें कवर करनी ही करनी है। इसके अलावा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करते हैं, दोनों यहाँ पे मैटर करेंगे, क्योंकि हमें स्पीडली भी कवर करना है, हमें अपनी इजी क्वेश्चंस पहले राउंड में कवर करने हैं, 40 से 50 मिनट हमें उसमें देने हैं और फिर धीरे धीरे हमें मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करते जाना है। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इतना वास्ट। यहाँ पे अभी मैं ही पन्ने पलटूंगी तो आपको लगेगा कि यार इतना सारा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। इतना सारा सिलेबस नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इतना सिलेबस नहीं है। ये हमें लगता है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं, बहुत ईजी चीज़ें हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, तो हमारा जो एएफएम का सिलेबस है ये आप देखेंगे 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D। चारों मॉड्यूल्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसी क्या चीज़ें हैं, वो सब तो मैं आपको बताऊंगी ही। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका हाई वेटेज होता है, उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल ए को देखेंगे तो इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस आपको मिलेंगी। ये वाला जो मॉड्यूल है ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल है, जिसमें हम सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर आपके लिए ये नई चीज़ें हैं तो इसमें हम देखेंगे क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अब ये इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है कि हमें लगता है कि यार ये कौन इतना पढ़े, कौन इतनी सरदर्दी पाले। तो हमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह से पढ़ने में इसमें बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन जब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वैसे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ भी जाओगे। और जब इसके आप MCQs, इसको दोबारा आपको नहीं पढ़ना है, नोट से एक बार आप रिवाइज़ कर लेना 1 पेजर्स से जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, फिर आपको सिर्फ MCQs लगाने हैं। MCQs लगा लगा के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि क्या क्या आपके मॉड्यूल्स में, क्या क्या आपके चैप्टर्स के नाम हैं, जिससे हमें एक बार क्लैरिटी मिल जाए कि ठीक है हमें इतने दिनों के लिए ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में, यहाँ पे आपको ये कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगी अकाउंटिंग के, जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ नया पढ़ने मिल रहा है और मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि बिज़नेस क्या होता है, ठीक है। फिर बिज़नेस और जो बिज़नेस का ओनर होता है वो किस तरीके से अलग अलग एंटिटी होती हैं, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है एक्सपेंसेस, क्या होते हैं एसेट्स, क्या होते हैं लाइबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फिर हम कैश और सब्सिडरी बुक्स पे बात करेंगे, लेजर पे बात करेंगे। ये क्या होता है, सिंपल, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमें अपने खर्चे वगैरह लिखने होते हैं। जैसे हम बैंक में काम करते हैं तो बैंक भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करती है। आपने देखा होगा ना, हमें अभी हमारी क्वार्टरली बैलेंस शीट आई, तो क्वार्टरली बैलेंस शीट में हमारी बैंक ने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, इतने उसके एक्सपेंसेस थे, इतना उसका एसेट साइज़ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन उन चीज़ों में हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि ये चीज़ें हैं क्या, क्या होता है प्रॉफिट। तो वो मैं चीज़ें आपको इतना
बेसिक से पढ़ाऊँगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे कंसेप्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम फिर BRS पढ़ेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, कि कैसे बैंक बुक अलग होती है, पासबुक अलग होती है, कैश बुक अलग होती है, उस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस 11th-12th में पढ़ाया जाता है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसको थोड़ा बहुत याद अगर होगा तो समझ में आएगा, लेकिन आपको अगर कॉमर्स वाले नहीं भी हो फिर भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी कि ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे हमें क्लोजिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं। जैसे अभी क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, तो क्लोजिंग में आपने एंट्रीज वगैरह आपने नहीं बनाई, लेकिन बैंक के स्टाफ ने बनाई है। हम तो अभी क्लोजिंग में अपने टारगेट्स ही फुलफिल कर रहे हैं। इसके बाद फिर डिप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। डिप्रिसिएशन मतलब कोई भी एसेट हम लेके आए तो वो धीरे धीरे उसकी लाइफ कैसे कम होती जाती है, ठीक है, वो वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर का मतलब वो यूज़ में थोड़ा ख़राब होता है, थोड़ा सा यूज़ हो जाता है, घिसता है। एक तरीके से रबर लेके आते तो रबर हम मिटाते हैं, उससे तो घिस जाता है ना, उसी तरीके से हर एसेट घिसता है अपनी लाइफ में, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसकी कैसे अकाउंटिंग होती है, उसकी भी अकाउंटिंग होती है। ये जान के आपको बहुत मज़ा आएगा कि जब हम कार लेके आते हैं तो कार का जो एक्सपेंस होता है वो हम एक साल में नहीं रखते हैं, उसको हम जितनी उसकी लाइफ है उसमें बांटते हैं। कैसे क्या करते हैं वो सब डिटेल में हम देखेंगे इसके लेक्चर में। इसके बाद हम देखेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीज़ आपने बैंक की तैयारी की होगी तब बैंकिंग अवेयरनेस में भी पढ़ी होगी कि ये दोनों एक्सपेंडिचर्स हमारे बजट का पार्ट होते हैं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, अगर बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो भी बहुत अच्छा सिंपल सा पार्ट है। फिर आपके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हो गए, अकाउंटिंग एंट्रीज़ की एंट्रीज़ कैसे लगाई जाती हैं, डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग बैंक्स के, ये सब देखेंगे। फिर बैक ऑफिस फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अगर आप में से कोई बैंकर्स बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, रीजनल ऑफिस में काम कर रहे हैं या हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे एंट्रीज़ को कैसे रिकनसाइल किया जाता है, उस पर बात करेंगे। बैंक की ऑडिट इंस्पेक्शन, आप में से कुछ अगर ऑडिट देख रहे हैं, वैसे तो अभी सारा स्टाफ ज़्यादातर ऑपरेशंस और क्रेडिट में बटा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऑडिट में भी पहुंच जाते हैं। ऑडिट में पहुंचने वाले JIB क्लियर कर लेते हैं, तो JIB क्लियर करना है आपको, फिर जाके ऑडिट में बैठना है, इंस्पेक्शन में बैठना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट बहुत अच्छा है, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा, बोर नहीं हो गया आप बिल्कुल भी। बैलेंस शीट के इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो अभी क्लोजिंग के टाइम पे अकाउंट्स बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं, ठीक है। बिजनेस कब बनाता है, बैंक्स कब बनाते हैं, सब देखेंगे इसमें। कंपनी के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कंपनी के अकाउंट्स 2 भी है इसमें, कैश फ्लो फंड फ्लो है। कैश फ्लो फंड फ्लो भी बहुत इजी वाला चैप्टर है। कैश फ्लो में मतलब पूरा कैश का आता है, ठीक है, कि कैश आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ में बटा हुआ रहता है। वो एक्टिविटीज़ समझाऊंगी मैं आपको। फिर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज़ के कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। देखिए इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है तब जाके हमारी क्लोजिंग होती है, ठीक है। क्लोजिंग ऐसे ही नहीं हो जाती है। क्लोजिंग के टाइम पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट्स बनाने से भी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग हमारे में बोले जाते हैं ना कि PNL से क्रेडिट कर दो, PNL में क्रेडिट कर दो, PNL में डेबिट कर दो, जो हमारे सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आपका कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इससे पूरा जो बैंक्स का सिस्टम है वो एकदम सेंट्रलाइज हो गया, सारी जगह एक ही चीज़ हो गई। तो मतलब एक कस्टमर जब पहले एक ब्रांच में जाता था, बहुत सारी चीज़ें मतलब पेपर पे हुआ करती थी, अब सारी डिजिटल हो गई हैं, तो चीज़ें कन्वीनियंट हो गई हैं और सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, तो वो भी देखेंगे। फिर मॉड्यूल सी में आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। फाइनेंस के क्या क्या चीज़ें होती है, रेशियो एनालिसिस देखेंगे कि कोई भी कंपनी वाला आ रहा है या कोई भी हमारे पास जो लोन लेने आ रहा है कोई बिजनेसमैन, तो उसके हमें कैसे स्टेटमेंट्स देखने हैं और उसके हमें कैसे रेशियोज़ एनालिसिस करने हैं, ठीक है। कैसे हम पता लगाएंगे कि उसको हमें कितना लोन देना है, ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि YTM क्या होता है, ठीक है। YTM थोड़ा सा मतलब एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो कहीं ना कहीं बैंकर्स को परेशान करती है। यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं। बॉन्ड्स वगैरह की बात आ जाती है, यील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है। यील्ड क्या होती है उस पर भी मैं आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा फॉरेक्स अर्थमेटिक होती है, तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो हमारी बैंक्स फॉरेक्स
जो अकाउंट्स देखती है, ठीक है, जो बाहर के अकाउंट्स हो गए, या यूट्यूब से भी जो पेमेंट आता है वो भी फॉरेक्स में काउंट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फॉरेक्स का बहुत काम होता है। तो फॉरेक्स की सेपरेट ब्रांचेस होती हैं, तो उन ब्रांचेस में भी आपको कभी काम करने मिल सकता है, इसलिए जेआईबी का ये एक पार्ट है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल हमने शुरू में तो पढ़ लिया, मतलब अभी पढ़ेंगे। उसके बाद कैपिटल पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैपिटल भी बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं कैपिटल में, बट सारी चीज़ें डुएबल हैं, डोंट वरी। फिर इसके बाद देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टर्म लोन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इक्विपमेंट लीजिंग, लीज फिनेंसिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स एक अच्छा टॉपिक होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद हम चलेंगे मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में टैक्सेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग आएगा आपका। टैक्सेशन में देखिए इनकम टैक्स, टीडीएस, डेफर्ड टैक्स। टीडीएस तो हमारा कटता ही है भाई, बहुत कटता है, फरवरी मार्च में बहुत कटता है, जिनका पहले नहीं कटा होगा। तो इस ये क्या बला होती है, ये बला भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी के रेट्स आए दिन चेंज होते रहते हैं, क्यों चेंज होते हैं, और पैसा जाता कहाँ पे है, उस पर भी अच्छे से पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। फिर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन का ये एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कॉमर्स में जब हम बीकॉम करते हैं ना, तो उसका ग्रेजुएशन का ये एक सब्जेक्ट होता है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट अगेन डुएबल है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी तो सब कुछ बहुत आराम से समझ में आएगा। फिर कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम खरीदने जा रहे हैं, जैसे हम एक नॉर्मल पेन खरीदते हैं, तो पेन की भी ना बहुत सारी चीज़ें होती है। पेन ऐसे ही नहीं बन जाता है, पेन में एक रबर भी लगा रहता है, ठीक है, जहाँ पे हम होल्ड करते हैं। फिर उसकी निब अलग मटेरियल से बनती है, उसकी बॉडी अलग मटेरियल से बनती है। तो ये सारे मटेरियल्स की कॉस्ट बनाई जाती है कि भाई हमें कितने में पड़ रहा है जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैसे हमें वो 5 रुपये में पड़ रहा है और हम उसकी 10 रुपये की एमआरपी सेट कर रहे हैं, तो 5 रुपये में तो हमें उसकी कॉस्ट आ रही है, उसकी लागत आ रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में +2 लग जा रहा है और 3 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए कि कॉस्टिंग ये होती है, सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, ये सारे टाइप्स आ जाएंगे कॉस्टिंग के। फिर बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल्स, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें टॉपिक वाइज मैं वेटेज आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जिस पे आपको अच्छे से मतलब नज़र रखनी है। जब भी आप ये वाले टॉपिक्स, मैं तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी और वेटेज जिसका हाई है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप रिवाइज करेंगे, जब भी आप MCQs लगाएंगे, तो इन हाई वेटेज वाले टॉपिक्स के MCQs ज़्यादा लगाएंगे। क्योंकि गलती हमसे यही होती है, हम क्या करते हैं कि जो लो वेटेज के टॉपिक्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो उनको हमें नहीं प्रिपेयर करना है ज़्यादा, उनको भी करना है, लेकिन जिसको रिवाइज करना है, जिसके MCQ ज़्यादा लगाने हैं, वो यही हाई वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन देख रहे हैं, ये मॉड्यूल ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं, बेसिक एडजस्टमेंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस देख सकते हैं कि एंट्रीज बनाते हैं कैसे, जर्नल एंट्रीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंड सो ने ए ने बी को सामान बेचा है क्रेडिट पे, ठीक है, कि बी बाद में पैसा देगा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है। सारी एंट्रीज वगैरह के क्वेश्चंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम वेटेज वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो मैंने थ्योरी वाला पार्ट बताया था ना आपको, ये आपका मीडियम वेटेज रखता है। उसके इतना हाई वेटेज नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वही हमारे बेसिक्स हैं। बेसिक्स जितने ज़्यादा क्लियर होंगे, सब्जेक्ट उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बस किसी तरीके से ये एग्ज़ाम निकालना है। ये बहुत गलत थिंकिंग होती है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी तरीके से बस मेरा जेआईबी का 50 नंबर हो जाए, 50 नंबर हो जाए और मेरा एग्ज़ाम निकल जाए और मेरा इंक्रीमेंट लग जाए। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 50 नंबर भी नहीं आ पाएंगे और कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में आप क्लैरिटी भी नहीं ले पाएंगे। और वही कंसेप्ट जब आपको बैंकिंग की वर्किंग में काम आएंगे तब आप उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो हाफ बेक्ड नॉलेज होगा। जब तक हमें नहीं पता था तब तक तो हम हाथ ऊपर कर ही लेते थे कि भाई नहीं पता है हमें बैलेंस शीट, तो हम ये काम कर ही नहीं रहे। लेकिन आधा पता होगा तो आप उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। तो जिस लोन को आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे उसको आप गलत करके
कुछ लाइबिलिटी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती, हाफ बिग नॉलेज इसीलिए मत लेके जाइएगा, जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ पूरा पढ़िएगा, सिर्फ 50 नंबर नहीं लाने हैं, क्योंकि 50 नंबर के चक्कर में हो सकता है कि 50 नंबर भी ना आए और वो हाफ नॉलेज आपके लिए डे टू डे वर्किंग में आपकी प्रॉब्लम बन जाए कि भाई आधा पता है, अब चीज़ें और कंफ्यूज हो रही हैं, है ना, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक होल आपका थ्योरेटिकल है। इसके बाद लो वेटेज वाले ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे आई, कैसा उसका हिस्ट्री थी, क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें लो वेटेज वाली होती हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयरली उससे मिलते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी वाले टॉपिक्स हो गए, उसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है, यही वो बोल रहा है। मॉड्यूल बी में आप देखेंगे फाइनल अकाउंट्स हो गया, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, कैश फ्लो हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये नहीं देखना है कि भाई फाइनल अकाउंट तो मैं छोड़ दूं किसी तरीके से, बस ये मेरे माथे से बला हटे, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। बहुत ही शांत बढ़िया तरीके से आप सिर्फ मेरी बातें सुनते जाइए, आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी, और जितना मैं आज पढ़ाऊंगी उतने का बस MCQs लगाते जाइएगा, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। मैं बोल रही हूँ ना, 50 नहीं आएंगे आपके, 60-65 आप आराम से लेके आ पाएंगे, बिल्कुल बेहिजक आप सबमिट कर पाएंगे कि हाँ अब तो मुझे पता है 50+ तो आराम से होगा। वो आराम से वाली जो कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, और आधा लेक्चर नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कंसेप्ट्स में आपको यहाँ पे कंसेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs आपको मिल सकते हैं। मीडियम वेटेज आपके कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स और बेसिक्स, ये थोड़ा कम काम आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कंपनी में काम नहीं करें, हम बैंक में काम करें, तो बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। बैलेंस शीट इक्वेशंस भी कम आती हैं। लो वेटेज वाला आपका CBS हो गया, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें से क्या ही पूछ लेंगे, वो आपसे उन चीज़ों से ज़्यादा पूछेंगे जो आपको ज़्यादा काम आएंगी, आपकी वर्किंग में काम आएंगी, इसीलिए हाई वेटेज टॉपिक्स वो हो जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग थ्योरी उतना काम का नहीं है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया आपका, TVM एन्युइटीज़, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। बॉन्ड YTM कैलकुलेशंस अगेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। कैपिटल बजटिंग, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स हो गए। रेशियो एनालिसिस, ये तो पूरा न्यूमेरिकल वाला भरा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको उसकी थ्योरी अच्छे से समझ आ जाएगी, तो थ्योरी अपन को अच्छे से करनी है, ठीक है। हैवी न्यूमेरिकल्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 15 से 25 नंबर आपके डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। इसके अलावा आप आएंगे मीडियम वेटेज वाले टॉपिक्स, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हो गई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, फॉरेक्स अर्थमेटिक हो गई, ठीक है। लो वेटेज वाले आपके डेरिवेटिव्स, लीज फाइनेंसिंग, एजेंसी थ्योरी, एथिक्स वगैरह। अब टैक्सेशन और कॉस्टिंग में आप हाई वेटेज में मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, ये वाले देखेंगे। मीडियम वेटेज में आप देखेंगे कॉस्टिंग मेथड्स, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लो वेटेज में आप देखेंगे इनकम टैक्स, GST, TDS, ये इतना काम का नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे सब कुछ, है ना, पढ़ेंगे सब कुछ। टाइम हम प्रायोरिटी उनको देंगे जो टॉपिक्स हमारे हाई वेटेज हैं। तो जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग करूँगी, तो उसको आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, पेशेंटली सुनना है। एक बार आपने सुन लिया ना जो कंसेप्ट, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। अकाउंटिंग में मेरा अच्छा खासा स्कोर है, मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है। फाइनल स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपके लिए कि अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं तो आप सबसे पहले 80 नंबर को कवर करेंगे, जिसमें आपका TVM एन्युइटीज़ आ जाता है, NPV IRR आ जाता है, ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। रेशियो एनालिसिस आ जाता है, BRS आ जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन आ जाता है। डेप्रीसिएशन में भी ना आपके मेथड्स होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन वैल्यू, है ना, तो वो सारी के मेथड्स आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स में जाता है। बैंक बैलेंस शीट आ जाता है। सेकेंड राउंड में आप कैश फ्लो ले लेंगे, WACC ले लेंगे, ठीक है। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ले लेंगे। लास्ट अगर टाइम बचता है तो CBS, GST, टैक्स थ्योरीज और डेरिवेटिव थ्योरीज पढ़ेंगे हम। थ्योरीज वाला पार्ट थोड़ा सा कम रेलेवेंट होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, BRS और रेशियो अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आप 60 से 70 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने बोला ना 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, तो 25 यहाँ से खींच लिया आपने और बचे हुए 35 कहीं से खींच लिए, तो हो गया ना 60। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है,
वेटेज भी अच्छा है और न्यूमेरिकल्स की क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आपके कंसेप्ट्स जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स अच्छे हैं, फाउंडेशन अच्छा है। और फाउंडेशन मैं बहुत अच्छा आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से, बिल्कुल मैं मतलब एक एक चीज़ आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी। टाइम भी कम लगेगा, आप देखेंगे, और कंसेप्ट भी एकदम दिमाग में जाएगा, ये आपको मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का हमारा एजेंडा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने क्या क्या देखा, एग्जाम डेट्स मैंने आपको बता दी, मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी, कहाँ कहाँ से मार्क्स आपको उठाने रहते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है, और वेटेज कैसे कैसे हैं, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कौन से लो वेटेज हैं। आज का एजेंडा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल ए को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद जो मैंने कंसेप्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद जो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो देखने हैं, वो सॉल्व करने हैं। आपका काम हो जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा और आप आराम से इस साल अपने सारे जेआईबी के सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे। ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।